आगे बढ़े उससे पहले फटाफट से एक रिकैप कर लेते हैं, है ना। और रिकैप ये है कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात की थी। उसका प्रोपोर्शन जो है हमारी प्लेट में, हमारे खाने में कितना होना चाहिए वो हमने डिस्कस किया था। कार्बोहाइड्रेट्स की इंपॉर्टेंस क्या है वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कितने तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, राइट। क्लासिफिकेशन की बात की थी, फिर हमने उनको क्लासिफाई किया था सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में। और उसके बाद हमने फिर ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात की थी और ये डिस्कस किया था, ये इंपॉर्टेंट रोल था कि फाइबर जितना ज्यादा हमारी डाइट में रहेगा उतना ज्यादा हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम रहेगा और उतना हमारे लिए वो कार्बोहाइड्रेट्स हेल्दी रहेंगे, राइट। उसके बाद हमने जो रेगुलर हम आटा यूज करते हैं उसके बारे में भी बात की थी। मैंने आपको एक कॉम्बिनेशन बताया था, आप उसको यूज कर सकते हैं चाहे तो, क्योंकि उससे जीआई कम हो जाता है, फाइबर कंटेंट बढ़ जाता है डाइट का। और हमने कुछ मेजर फूड आइटम्स थे जिनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में बात की थी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं और आज जो है जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स ही एक चीज है जिसके बेसिस पे हम जो है किसी भी फूड आइटम की एनालिसिस कर सकते हैं और उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं कि हमारे लिए कितना हेल्दी है या अनहेल्दी है, राइट। तो एक जो है एक सिंपल सा आइटम लेते हैं, सिंपल सा एक वेजिटेबल लेते हैं या फ्रूट लेते हैं, कुछ भी आप कह लीजिए उसको, जो कि हमारी जिंदगी का हिस्सा है ना, राइट। और वो है आलू, है ना। आलू से शुरू करते हैं क्योंकि आलू जो है वो हमारे सबके घर में जो हमेशा मिलेगा, राइट। और जब कुछ नहीं मिलता तो हम आलू बना लेते हैं, राइट। तो समझने की कोशिश करते हैं कि आलू के अलग अलग वेरिएशंस में जो है वो किस तरह से बदलता जाता है, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आलू जो हम बॉइल्ड आलू जो हम यूज करते हैं, है ना, बॉइल्ड आलू जो हम यूज करते हैं, नोट करिएगा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो होता है करीब करीब 70 के आसपास, 70 के आसपास, राइट। और उसमें कैलोरीज होती हैं करीब करीब 77, ये 100 ग्राम के आसपास की बात कर रहा हूं ना। और उसमें कार्ब्स होते हैं करीब करीब 16 ग्राम और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 11। 10 के नीचे जो ग्लाइसेमिक लोड होता है 11। जो भी ग्लाइसेमिक लोड 10 के नीचे होते हैं, जो भी 10 के नीचे होते हैं वो लो ग्लाइसेमिक लोड होते हैं हमारे लिए, है ना। अब हम समझ रहे हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड का रिलेशन, ये दोनों चीजों का रिलेशन समझना जरूरी है क्योंकि आलू तो आलू है, लेकिन आलू का टाइप जैसे ही चेंज होता है ना वैसे ही उसका जीआई और उसका जीएल दोनों चेंज हो जाते हैं, करेक्ट। तो अभी हमने बॉयल की बात की, अब हम बात करते हैं बेक्ड की। जो बेक्ड होता है ना, बेक्ड, हम कई बार हेल्दी डाइट के चक्कर में, हेल्दी खाने के चक्कर में उसको बेक करते हैं, है ना। और हम बोलते हैं फ्राई नहीं करते, इसको बेक करते हैं और बेक करने के बाद ऊपर से बटर लगाते हैं उस पर और ऊपर अलग से ड्रेसिंग करते हैं। तो बेक्ड पोटैटो जो है उसका जीआई हो जाता है 95, 70 से बढ़ के क्या हो गया 95। और ग्लूकोज का जीआई कितना होता है पता है किसी को? ग्लूकोज का जीआई 100, है ना। तो ये वहां तक पहुंच गया, करेक्ट। बेक करने के बाद ये वहां तक पहुंच गया। 100 ग्राम में कैलोरीज मिलेगी आपको 93 बेक्ड में, कार्ब्स मिलेंगे 21.1 ग्राम और ग्लाइसेमिक लोड जो 11 था पहले बॉइल्ड का, वो ग्लाइसेमिक लोड चेंज होके हो गया 20, राइट। यानी उसका जीआई भी बढ़ गया और उसका ग्लाइसेमिक लोड भी बढ़ गया। अब आते हैं तीसरी चीज पे, फ्राइड पोटैटो। जब हम उसको फ्राई कर लेते हैं घर में, जब हम फ्राई करते हैं तो उसका जीआई तो उतना ही रहता है क्योंकि उसमें से पानी निकल जाता है। तो जितना बेक्ड का जीआई था उतना ही फ्राइड का जीआई है। तो अगर आप इस मिसकंसेप्शन में हैं कि आप बेक्ड अगर यूज कर रहे हैं तो आप बेटर यूज कर रहे हैं फ्राइड से, तो जीआई तो जो है दोनों का बराबर है ना। जीआई दोनों का बराबर है। अब आते हैं कैलोरीज के ऊपर। तो जो कैलोरीज बेक्ड पोटैटो में 93 रहती है, वो फ्राइड पोटैटो में कैलोरीज बढ़ के हो जाती है 149, राइट। और ग्लाइसेमिक लोड जो है वो उतना का उतना रहता है 20। जितना बेक्ड में ग्लाइसेमिक लोड रहता है उतना ही ग्लाइसेमिक लोड फ्राइड में रहता है। तो बेक्ड और फ्राइड में अगर डिफरेंशिएट करें अपन तो जीआई सेम रहता है, ग्लाइसेमिक लोड सेम रहता है,
लेकिन कैलोरीज जो है वो तकरीबन तकरीबन डबल हो जाती हैं, राइट। और लास्ट में आते हैं हम एक धमाकेदार आइटम के बारे में जिसको हम कहते हैं पोटैटो चिप्स, राइट। तो जब पोटैटो चिप्स हम जब यूज करते हैं तब उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका हो जाता है 70, है ना। ग्लाइसेमिक लोड उसका हो जाता है 37। जो अभी तक 20 चल रहा था, अब ग्लाइसेमिक लोड बढ़ के हो गया 37। और जो कैलोरीज फ्राइड तक 149 चल रही थी, वो कैलोरीज बढ़ के अब हो गई 491। समझ में आई बात। तो अगर मैं एक एक आइटम के एक एक चीज के बारे में बात करूं तो उसको इस तरह समझिए कि बॉइल्ड आलू अगर हम यूज करते हैं तो उसका जीआई होता है 70, राइट। बेक्ड यूज करते हैं उसका जीआई होता है 95। फ्राइड यूज करते हैं उसका जीआई होता है 95। और जब चिप्स बनाते हैं तो उसका जीआई होता है 70। ये हुआ जीआई के बारे में। अब ग्लाइसेमिक लोड पे आते हैं तो जो नॉर्मल बॉइल्ड आलू रहता है उसका ग्लाइसेमिक लोड रहता है 11, जो बेक्ड रहता है उसका ग्लाइसेमिक लोड रहता है 20, जो फ्राइड रहता है उसका ग्लाइसेमिक लोड रहता है 20, और जो पोटैटो चिप्स रहती हैं उसका ग्लाइसेमिक लोड रहता है 37। अब आते हैं तीसरे फैक्टर पे जो है कैलोरीज। तो जो बॉइल्ड होता है उसमें कैलोरीज होती है 77, जो बेक्ड होता है उसमें कैलोरीज होती है 93, जो फ्राइड होता है उसमें कैलोरीज होती है 149, और जो चिप्स होती हैं उसमें कैलोरीज होती हैं 491। तो एक आलू किस तरह से कंज्यूम किया जाता है उससे हमारी बॉडी पे उसका इफेक्ट बदल जाता है, राइट। तो जो इसको इस तरह से भी समझिएगा, जो नॉर्मल पोहा हम बनाते हैं, है ना, नॉर्मल पोहा जो हम बनाते हैं स्टीम करके, उसका जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड डाला रहता है। जब हम उसी पोहे को फ्राई कर देते हैं, यानी थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें और आलू वगैरह डाल के, मूंगफली वगैरह डाल के, उसको थोड़ा सा जब और कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करते हैं अलग अलग चीजें ऐड करके, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ जाती है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। और तीसरी चीज आपने सुना होगा, एक बोलते हैं चिवड़ा, है ना, जब पोहे को पूरी तरह से फ्राई कर देते हैं, ठीक है, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और उसकी कैलोरी वैल्यू जो है वो और बढ़ जाती है। ये हुआ आइटम नंबर 1। और एक और दूसरी चीज है जिसके बारे में बात करना चाहता हूं, और ये इस चीज के बारे में जो डायबिटिक होते हैं, जो हाई ब्लड शुगर से परेशान रहते हैं, उनके अंदर कई बार मिसकंसेप्शन रहते हैं, और अपने आप को थोड़ा सा सांत्वना देने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए वो कुछ अलग तरह के लॉजिक्स यूज करते हैं। जैसे हमें ज्यादातर लोग ऐसा लॉजिक यूज करते हैं कि मुझे क्योंकि डायबिटीज है इस वजह से मैं शुगर यूज नहीं करूंगा, शक्कर पूरी तरह से बंद है ना, लेकिन शहद और खजूर ये रिप्लेसमेंट है और ये चालू है। मैं शक्कर तो यूज नहीं कर रहा, है ना, लेकिन खजूर तो नेचुरल है और शहद तो नेचुरल है, तो ये उतना नुकसान नहीं करते जितना शक्कर नुकसान करती है। ये एक जनरल लॉजिक होता है डायबिटीज वालों का, शुगर वालों का, है ना। यानी और कुछ हाँ, गुड़ ऑल्सो, यस, और कुछ तरह के जो है स्वीटनर जो हम यूज कर सकते हैं। तो जानिएगा इस चीज को। हनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो होता है 58, 60 के आसपास। शक्कर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 100, ग्लूकोज जो कि आप जानते ही 100। हनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 60 के आसपास, लेकिन उसका ग्लाइसेमिक लोड होता है 46। यानी हनी, गुड़ भी जो है वो हमारी बॉडी पे उतना ही ग्लाइसेमिक लोड डालता है जितना कि ग्लाइसेमिक लोड शुगर डाल सकती है। हालांकि शुगर का ग्लाइसेमिक लोड 100 होता है, लेकिन हनी और गुड़ भी जो है कोई बख्शते नहीं है हमको, हमारे ब्लड शुगर को वैसे ही स्पाइक करते हैं जिस तरह से शुगर करता है। लेकिन जिनके पास भी ऑप्शन अगर है किसी के पास, तो एक हेल्थियर ऑप्शन है नेचुरली अगर आप जाना चाहें, जिसको हम कहते हैं कोकोनट शुगर। कोकोनट शुगर की अगर हम बात करें तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 35, लेकिन उसका ग्लाइसेमिक लोड जो होता है ना वो होता है 1.8। तो हमारे ब्लड शुगर लेवल को इमीडिएटली स्पाइक नहीं करता।
अच्छा, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ये फ्रूट से रिलेटेड है ना? मुझे कौन बताएगा कि कौन सी चीज हमको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, 100 ग्राम वाटरमेलन या 100 ग्राम ग्रेप्स? ये सुरुचिरा मैम? आपको मैम एक तो क्लब में रेगुलर थोड़ा आना पड़ेगा। शेक 2 टाइम अगर ले रहे हैं तो 1 टाइम और बढ़ा लीजिए, 3 टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही। तमन्ना मैम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ग्रेप्स जो है वो ज्यादा नुकसानदायक है या फायदेमंद है? नुकसान है। ग्रेप्स ज्यादा नुकसानदायक है? अच्छा, यस, क्यों? वाटरमेलन के क्यों, इसके पीछे कारण? रीजन ये है कि उसमें थोड़ी सी शुगर भी ज्यादा होती है और वाटर भी कम होता है। उसमें वाटरमेलन में वाटर और शुगर बैलेंस में होता है। परफेक्ट, ब्रिलियंट जी। तो बिल्कुल सही कहा तमन्ना मैम ने। अगर हम बात करें तो वाटरमेलन हमको देखने में लगता है कि स्वीट है, पर उसका ग्लाइसेमिक लोड जो है ना, वो ग्रेप्स के बराबर ही है। तो तमन्ना मैम का ये कहना कि ग्रेप्स फायदेमंद है और वाटरमेलन नुकसानदायक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दोनों बराबर ही है ना? तो ये मिसकंसेप्शन मत रखिएगा, दोनों बराबर ही है, राइट? हालांकि हम शायद वाटरमेलन को ज्यादा नुकसान की प्रोबेबिलिटी शायद ज्यादा रखते हैं वाटरमेलन के साथ कंपैरेटिव टू अदर फ्रूट्स, लेकिन ऐसा है नहीं, है ना? उसमें सफिशिएंट फाइबर भी है, उसमें सफिशिएंट वाटर भी है, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होने के बावजूद भी उसका ग्लाइसेमिक लोड कम है, राइट? क्योंकि जब आप 100 ग्राम वाटरमेलन खाते हैं और 100 ग्राम ग्रेप्स खाते हैं, तो 100 ग्राम वाटरमेलन में आपको फाइबर और वाटर कंटेंट ज्यादा जाता है, जिसकी वजह से उसका ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाता है, राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस किस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको हमको कंपैरेटिवली अवॉइड करना चाहिए। शॉर्टकट में आते हैं अब, बिल्कुल जो कट टू कट, जैसा वो कृष्ण गोपाल सर कह रहे थे ना कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि किसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, मुझे यही समझ में आता है ये खाना चाहिए ये नहीं खाना चाहिए। तो अब अपन उसी पे आ रहे हैं, है ना, कि शॉर्टकट में नेट में ये समझाएं कि हमको ये खाना चाहिए और ये नहीं खाना चाहिए, राइट? ठीक है, चलिए अब इस पे आते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करने चाहिए। सिंपल सी गणित, सिंपल कार्बोहाइड्रेट मतलब वो सारी चीजें जो ब्लड स्ट्रीम में जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, हमारे ब्लड शुगर को बढ़ाती हैं, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। और वो अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आती हैं, तो उसका एक तरीका बता रहा हूं, और ये तरीका पहले भी हमने डिस्कस किया है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, और हर एक आदमी अपने जहन में इस चीज को याद रख सकता है, जिसको हम कहते हैं एमआरपी, राइट? एमआरपी, ये तो ध्यान रहेगा ना, एमआरपी, है ना? एमआरपी तो हर एक आदमी को ध्यान रहता है। तो एमआरपी से हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। एम मतलब मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स, एम मतलब मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स, यानी दूध के जो भी प्रोडक्ट्स हम कंज्यूम करते हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, चीज हो गया, है ना, ये सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, राइट? लेकिन इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग है, पता है आपको क्या? कि दही का जो है ग्लाइसेमिक लोड कम है कंपैरेटिवली, है ना, तो हेल्दी भी रहता है। ओके, एम मतलब मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स, आर मतलब रिफाइंड प्रोडक्ट्स, आर मतलब रिफाइंड प्रोडक्ट्स, जैसे मैदा हो गया या फिर कम फाइबर वाली चीजें हो गई, उनसे जो चीजें बनती हैं वो हो गई, है ना? शुगर हो गई, रिफाइंड मतलब शुगर, करेक्ट? तो शक्कर और मैदा, इससे बनी हुई कोई भी चीजें जो हो गई वो हो गई रिफाइंड, ठीक? और तीसरा हो गया प्रोसेस्ड, पी मतलब प्रोसेस्ड। प्रोसेस में मतलब क्या आ गया? प्रोसेस में नमकीन आ गई, प्रोसेस में चिप्स आ गया, प्रोसेस में बिस्किट्स आ गया, प्रोसेस में टोस्ट आ गया, प्रोसेस में चॉकलेट्स आ गई, है ना? वो सारी चीजें जो प्रोसेस होके बनती हैं उनको हम कहते हैं प्रोसेस्ड। तो अगर हम अपनी डाइट से ये एमआरपी, इन तीनों चीजों को जितनी ज्यादा से ज्यादा एलिमिनेट कर सकते हैं उतना एलिमिनेट करने की कोशिश करें। अब इसमें भी हम कुछ चीजों को जो है वो ध्यान रखेंगे। पहली चीज ये
कि ऐसी क्या चीजें हैं जिनसे हमको सिर्फ कैलोरीज या हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जो चीजें हैं वो मिलती हैं और बाकी चीजें नहीं मिलती। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोसेस फूड की अगर हम बात करें तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम होती है, उसमें पोषण हमको कुछ भी नहीं मिलता, उसमें न्यूट्रिशन हमको कुछ भी नहीं मिलता। सिर्फ मिलता है तो क्या, कैलोरीज मिलती है, ट्रांस फैट्स मिलते हैं और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड मिलता है। इसको हम अवॉइड कर सकते हैं तो सबसे पहले उसको कट आउट करें अपनी लाइफ से। प्रोसेस फूड, जो भी चीज पैकेट में मिलती है, चिप्स, बिस्किट, नमकीन, भुजिया, जो भी चीज पैकेट में मिलती है, राइट, उसके बाद जो भी चीज रिफाइंड प्रोडक्ट से बनती है, यानी शक्कर से बनती है, मैदा से बनती है, इन चीजों से जो भी चीजें प्रोड्यूस होती हैं, बनती हैं, उनको हम पहले एलिमिनेट करने की कोशिश करें, राइट, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है पर कंपैरेटिवली कम होती है। और उसके बाद फिर हम अपनी लाइफ से एलिमिनेट करें मिल्क प्रोडक्ट्स को, अगर करना है तो, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट्स एक ऐसी चीज है जिसमें हमको न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलती है, राइट, उसमें हमको एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलती हैं, उसमें हमको कैल्शियम मिलता है, उसमें हमको और दूसरी न्यूट्रिशनल चीजें मिलती हैं, राइट। तो इस तरह से हम अपनी लाइफ में इन चीजों को एलिमिनेट कर सकते हैं। पहले प्रोसेस फूड को आउट करिए, उसके बाद फिर रिफाइंड फूड से बनी हुई चीजों को आउट करिए, और उसके बाद फिर मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स पे आइए, राइट। अब जैसे मैं अगर बात करूं तो मैं शेक जो कंज्यूम करता हूं तो मैं शेक मेट में बनाता हूं शेक, तो बेसिकली जो डेयरी है उसको कंपैरेटिवली आउट कर दिया मैंने अपनी रूटीन से, राइट। तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गए। ओके, अब एक आखिरी सवाल, और ये इंपॉर्टेंट है, यहां कौन बताएगा कि जो शेक हम कंज्यूम करते हैं वो, ओ तेरी की, लोगों के हाथ पैर फूल गए कि अब सवाल आने वाला है। ओके, तो जो शेक हम कंज्यूम करते हैं, सर आंसर आ चुका, हैंड रेज ही हो गए। हैंड रेज ही हो गया तो बिल्कुल पूछेंगे जी। अमरचंद सर, 250। हाय हाय, ये मारा छक्का आपने। पहले कर दिया था एंड्रेज। क्या बात है। तो अपनी तारीफ आप किससे सुनेंगे, अपने कोच से सुनेंगे, सीनियर कोच से सुनेंगे? आपके मुंह से। मेरे मुंह से। आपने कैलोरीज की बात की सर, आपने ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात नहीं की। 250 कैलोरीज होती हैं। हाँ 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 हाँ, इसीलिए सवाल पहले पूरा सुनना चाहिए, पहले से हाथ नहीं खड़ा करना चाहिए। चलिए, तो अब कौन बताएगा कि जो हम शेक यूज करते हैं वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कौन सी कैटेगरी में आता है? लो जीआई है, मीडियम जीआई है, हाई जीआई है? अच्छा, ज्योति मैम। यस ज्योति मैम। सर लो जीआई है। लो जीआई है। अच्छा, आपको पता है कितना जीआई होगा उसका? सर जीआई नहीं पता, इतना पता है कि लो जीआई है। अच्छा, ये नहीं पता कितना है, पर ये पता है लो जीआई है। ठीक है। ओके, राइट। सो थैंक यू सो मच। और ये इसलिए नहीं पता एग्जैक्टली हम लो जीआई इसलिए, कितना जीआई है इसलिए नहीं बोलते क्योंकि अलग अलग फ्लेवर का अलग अलग जीआई होता है ना। लेकिन ये होते सब 55 से नीचे हैं। ऑल दीज आर अंडर लो जीआई कैटेगरी। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे लोग कम्युनिटी में ऐसे हैं जो कम्युनिटी में आए, जिन्होंने 2 टाइम शेक लेना स्टार्ट किया और इमीडिएटली उनके ब्लड शुगर लेवल पे फर्क उनको महसूस होना शुरू हो गया, राइट। तो कौन कौन है कम्युनिटी में जिनका पहले ब्लड शुगर लेवल हाई रहता था और जब कम्युनिटी में आके शेक लेना स्टार्ट किया उन्होंने, और ये जानते हुए भी, ये फील करते हुए भी कि शेक जो है मीठा है, उसके बाद भी उनको आश्चर्य हुआ कि कैसे मेरा शुगर लेवल कम हो गया। है कोई हमारे बीच में अभी? वैसे तो है कम्युनिटी में, लेकिन है हमारे बीच में कोई अभी? हाँ, बहुत बढ़िया। दीपा मैम, अनम्यूट करिएगा। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपको आश्चर्य नहीं हुआ था कि किस तरह से हमारा ब्लड शुगर लेवल कम हो रहा है, और पहले शुगर कितना रहता था और बाद में शुगर लेवल क्या आ गया आपका, बताएंगे प्लीज? सर पहले मेरा 160 फास्टिंग था जी, अभी उसका हाफ हो गया 80। अरे वाह, ग्रेट। जी सर। बहुत बढ़िया। और मेडिकेशन वगैरह आपका चल रहा है अभी, कंटिन्यू है? नहीं सर, मेरे मेडिकेशन 15 डेज के बाद ही बंद हो गया था, डॉक्टर ने बंद कर दिया था। डॉक्टर ने ही बंद कर दिया था? ग्रेट। उन्होंने बोला कि अब
80, 85 और शेक पीने के बाद 92, 90 ऐसे था सर। और पहले जब हम नाश्ता करते थे, वो नाश्ता करने के बाद शुगर बढ़ता था धपाक से करके, है ना। जो पहले 180 फास्टिंग रहता होगा वो पहुंच जाता होगा 250, 300, है ना। ज्योति मैम आपसे और पूछेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सर मेरा तो ऑलरेडी परफेक्ट था, 90 के आसपास, 85, 90 रहता था, अब मेरा लेने से कम चला जाता है। अच्छा, ओके, ठीक है। तो आपका पहले जो है रेंज में था और फिर जो है आपका थोड़ा सा और लो हो जाता है। ओके, सर शुगर क्या, सॉरी म्यूट हो गया, आप दोबारा अनम्यूट करिएगा। सर शुगर कैन का जी जूस का, शुगर कैन के जूस का, गन्ना गन्ने के जूस का, अरे वाह क्या बात है। तो मैं एक काम करता हूं, ये बड़ा बड़ा अच्छा पूछा आपने। मैं एक काम करता हूं, एक मिनट, आप सबके लिए जो है एक होमवर्क है, अपने अपने हिसाब से। बहुत से लोग बहुत सारी चीजें पूछ रहे थे, है ना। तो मैं यहां सबका एक एक करके बताने जाऊंगा ना, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपके लिए एक सुविधा है, और वो सुविधा ये है कि आपके चैट बॉक्स में एक लिंक आया है ना। आपके चैट बॉक्स में एक लिंक आया है, इस लिंक को सेव कर लीजिए, राइट। और आपको जिस भी चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ढूंढना है, जिस भी चीज का, आपको वो उसमें मिल जाएगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मिल जाएगा और ग्लाइसेमिक लोड मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको पालक का, धनिए का, मिर्ची का, मूंगफली का, दाल का, चावल का, पोहे का, इडली का, उपमा का, जिसका भी आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स ढूंढना है या ग्लाइसेमिक लोड ढूंढना है, आपको सब कुछ यहां मिल जाएगा, राइट। तो आई थिंक दिस विल बी हेल्पफुल टू यू। ओके, चलिए। तो अगर नेट लास्ट में अगर मैं कंक्लूड करूं इस बात को, तो हमें यह समझना जरूरी है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारी डाइट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, हमारे लिए फ्यूल है, हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमें डिसाइड ये करना है कि किस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हमको कंज्यूम करने हैं। हमें ज्यादातर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पे जाना चाहिए, यानी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, या फिर वो कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर फाइबर की क्वांटिटी ज्यादा है। उससे क्या होता है, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, ग्लाइसेमिक लोड कम होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट नहीं आता और उसकी कैलोरी वैल्यू भी कम हो जाती है, राइट। लेकिन कम्युनिटी में जो लोग भी अगर 2 टाइम शेक ले रहे हैं और 1 टाइम हेल्दी मील ले रहे हैं विद फाइबर, कर्ड, या जैसा भी कोच ने बताया है, तो आप शुगर की चिंता मत करिए, आप अपनी फैट की चिंता मत करिए, क्योंकि जब हम कम्युनिटी में नहीं थे तो जो भी कुछ हम खाते थे ना, अल्टीमेटली वो कार्बोहाइड्रेट्स फैट में कन्वर्ट होकर हमारे एडिपोज टिश्यू में जमा हो जाते थे। लेकिन अब चूंकि हम लो कार्बोहाइड्रेट या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं और हेल्दी कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं, तो हमारा वेट लॉस भी होता है, हमारा फैट लॉस भी होता है, हमारा ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है, और इसी वजह से हमें आलस नहीं आता, हमें नींद नहीं आती, हम एनर्जेटिक रहते हैं, हमारा स्टेमिना बढ़ता है और हम हमेशा एक्साइटेड फील करते हैं। और चूंकि सुरेंद्र सर दो शेक ज्यादा पीते हैं, इस वजह से वो ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, राइट। तो जिसको ज्यादा एक्साइटेड रहना है वो ज्यादा शेक पिए और हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड बैक टू प्रभा मैम। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस रहेंगे किसी के भी, तो वो हम कल लेंगे, कल फ्राइडे है ना, कल लेंगे, राइट। थैंक यू सो मच, आई होप ये हेल्प करेगा आपको। बाय बाय।